सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 14, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, पंचायती राज लागू होने से क्या लाभ हुआ? उत्तर, पंचायती राज की स्थापना से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, स्थानीय स्तर के कार्यों में तत्परता आई, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा। प्रश्न क्रमांक 2, पहले लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस दलों को कितने प्रतिशत वोट मिला? उत्तर, पहले लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस दलों को 26% वोट मिले। प्रश्न क्रमांक 3, लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्य गैर कांग्रेस दलों के थे? उत्तर, लोकसभा के 26% सदस्य गैर कांग्रेस दलों के थे। प्रश्न क्रमांक 4, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होगी जिसकी वजह से 1947 से 1967 तक भारत में एक दल का दबदबा रहा? उत्तर, उस समय एक दल जो कांग्रेस था, उसमें सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के लोग शामिल थे। राजनीतिक मुकाबला पार्टी के भीतर था, जिससे संगठन को मजबूती मिली। प्रश्न क्रमांक 5, कल्पना कीजिए यदि भाषाई राज्य नहीं बनाए गए होते तो भारत का राजनीतिक मानचित्र कैसा होता? उत्तर, भाषाई राज्य नहीं बनाए गए होते तो भारत के राज्य जनसंख्या या समान भौगोलिक दशा के आधार पर बनाए जाते और राजनीतिक मानचित्र आज की अपेक्षा भिन्न होता। प्रश्न क्रमांक 6, पहले आम चुनाव की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर, पहले आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटी रखी गई थी। उम्मीदवार का चिन्ह देखकर मतदाता उस पेटी में अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालता था। प्रश्न क्रमांक 7, सन 2000 में नए राज्यों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर, सन 2000 में नए राज्यों के गठन की आवश्यकता प्रशासनिक कार्यों की सुविधा, विकास योजनाएं और राज्य के बहुमुखी विकास के लिए पड़ी। प्रश्न क्रमांक 8, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का विचार क्यों किया गया? उत्तर, भारत अनेक धर्मों की जन्मस्थली रही है। यहाँ बाहर से अनेक धर्म के लोग आए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक थी, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का विचार किया गया। प्रश्न क्रमांक 9, हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर, हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्रमांक 10, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कदम उठाए गए? उत्तर, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रमुख कदम उठाए गए थे। उनमें पहला, पंचायत राज का गठन, दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, तीसरा, गरीबों और महिलाओं की स्थानीय कार्य में सक्रियता। प्रश्न क्रमांक 11, आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? उत्तर, पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा, रोजगार के अवसर, तीसरा, जनसंख्या वृद्धि, चौथा, आतंकवाद, पांचवा, नक्सलवाद, छठवां, मूल्य वृद्धि, सातवां, गरीबी। प्रश्न क्रमांक 12, जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में जो सिद्धांत स्थापित किए वे इस प्रकार हैं। पहला, पंचशील का सिद्धांत, दूसरा, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 13, पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या समानताएं और क्या असमानताएं आपको देखने को मिली? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में समानताएं इस प्रकार, पहला, स्वायत्तता, दूसरा, संसाधनों का स्वयं दोहन करे, तीसरा, विदेशी हस्तक्षेप गैर राज्यों से न हो। पंजाब आंदोलन व असम आंदोलन में असमानताएं इस प्रकार थी, पहला, रोजगार की लड़ाई, दूसरा, क्षेत्रीय दलों को महत्व, तीसरा, पंजाब का सेना में स्थान,
असम का विदेशी नागरिकों को निकालने का आंदोलन। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्या आपके आसपास चुनाव के समय ऐसी घटनाएं होती है जैसे कि पहले चुनाव के वक्त हुई थी? उत्तर, आज भी शहरों में नहीं परंतु गांव में पहले आम चुनाव के समय घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। पर्दा प्रथा के क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पर्दा करके मतदान केंद्र पहुंचती है। गांव में लोग लंबी यात्रा करके जाते हैं। यद्यपि अब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अधिक दूरी तय करके नहीं जाना पड़ता। महिला व पुरुष मतदान केंद्र पृथक नहीं होते। कर्मचारी भी कहीं भी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या आप व्यक्तिगत रूप से भाषाई राज्य के विचार से सहमत है? क्यों? उत्तर, भाषाई राज्य बनाना उचित है क्योंकि भारत जैसे विविध भाषा वाले राज्यों में प्रत्येक राज्य की अपनी पहचान बनी रहे, उसकी दृष्टि से यह उचित है। कुछ साथियों का यह भी मत है कि इससे भाषा संबंधी मतभेद बढ़ सकते हैं, किंतु भारत जैसे विविधता में एकता वाले राष्ट्र के लिए यह एक अच्छी पहचान है। प्रश्न क्रमांक 3, 2000 के बाद भारत में कई नए राज्य गठित हुए, वे किन आधारों पर बने, समझाइए। उत्तर, 2000 के बाद छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों का निर्माण बड़े राज्यों को शासन सुविधा के लिए छोटे राज्यों में बांटने की दृष्टि से किया गया। इससे प्रशासनिक कार्य, विकास योजनाएं और छोटे राज्यों के अनुरूप कार्य प्रणाली विकसित करने में सुविधा होती है। प्रश्न क्रमांक 4, आपके विचार में आपातकाल लगाया जाना उचित था या नहीं? उत्तर, तत्कालीन राजनीतिक दशा को देखते हुए देश में आपातकाल लगाना उचित था, किंतु आपातकाल के कटे हुए अनुभव को देखते हुए यह कार्य उचित प्रतीत नहीं होता। अधिकांश लोगों के विचार से यह लोकतंत्र के लिए खतरा था। इससे विपक्षी दलों को एकजुट होने का अवसर मिल गया। प्रश्न क्रमांक 5, आपातकाल लगाए जाने का आम जीवन और विरोधी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, आपातकाल लगाए जाने का आम जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मजदूर आंदोलन, समाचार पत्रों पर पाबंदी आदि से सरकारी नीतियों का विरोध होने लगा। आपातकाल के कटु अनुभव ने विरोधी दलों को एक होने का अवसर प्रदान किया। 1977 के बाद के चुनाव में विरोधी दलों की अभूतपूर्व विजय हुई। लोगों में सत्ता दल के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया। प्रश्न क्रमांक 6, 1950 के बाद भारत में सत्ता का केंद्रीकरण क्यों हुआ होगा? उत्तर, 1950 में संविधान लागू हो गया था, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था बनाने, सरकार बनाने, चुनाव कराने जैसे कार्य बाकी थे। इन कार्यों के बिना सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव नहीं था। इसलिए 1950 के बाद सरकार के गठन तक सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। प्रश्न क्रमांक 7, क्या आप राजीव गांधी के इस कथन से सहमत हैं कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचता है? उत्तर, हाँ। राजीव गांधी का यह कथन सही है कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचता है। योजनाओं का स्वरूप, उनके क्रियान्वयन की विधि, गरीबों को लाभ प्राप्ति की योजना इतनी कठिन बनाई जाती है कि मध्यस्थ लोग ही सारा लाभ लेकर केवल फाइलों में गरीबों का लाभ दिखाते हैं, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 8, क्या पंचायती राज लागू होने से वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और क्या गरीबों तक योजना का लाभ पहुंच रहा है? उत्तर, पंचायती राज के लागू होने से सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ है। अधिकांश कार्य पंचायतें अपने स्तर पर पूरा कर लेती है। इससे स्थानीय स्तर की योजना को लागू करने में विलंब नहीं होता है। कुछ सीमा तक तो गरीबों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, फिर अशिक्षा, अज्ञान और पंचायतों की अवसरवादिता थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न करती ही है। प्रश्न क्रमांक 9, 1952 में कई लोगों को विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएं कि उनका विश्वास किस हद तक सही था या गलत? उत्तर, 1952 में
कई लोगों को जो विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है, यह विश्वास सही निकला। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ने लोगों में जो समानता और भाईचारे की भावना का विकास किया, वह पिछले 60 वर्ष के इतिहास के आधार पर सही है। आगे भी यह भावना राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी। प्रश्न क्रमांक 10, 1976 में कई लोगों को लगा कि भारत में नागरिक अधिकार नहीं बने रह सकते और भारत में अधिनायक तंत्र या तानाशाही ही चल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह विचार अनुभव के आधार पर खरा उतरा है? उत्तर, तात्कालीन परिस्थिति में लोगों की सोच यह थी कि आपातकाल की घोषणा नागरिक अधिकारों पर पाबंदी ने लोगों को जो सोचने के लिए मजबूर किया वह गलत नहीं था, किंतु उनकी सोच खरी नहीं निकली। समय के साथ सारी परिस्थितियां बदली और लोकतंत्र को पनपने का अवसर मिला। कभी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दशाएं एक समान नहीं रह सकती। प्रश्न क्रमांक 11, हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, अथवा हिंदू कोड बिल कानून पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो भारत की महिलाओं पर जो प्रभाव पड़ते वो इस प्रकार है। पहला, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। दूसरा, बहुविवाह प्रथा से पारिवारिक अशांति हो जाती। तीसरा, बच्चे को गोद लेने की अवैधता से अनाथ बच्चों का उद्धार नहीं हो पाता। चौथा, अंतर्जातीय विवाह से सामाजिक अशांति हो जाती। प्रश्न क्रमांक 12, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के लिए कौन कौन से अवसर देता है? उत्तर, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुषों के समानता के लिए इस प्रकार अवसर देता है। पहला, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। पहले यह केवल पुत्रों को संपत्ति मिलती थी। दूसरा, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह कानून केवल महिलाओं पर लागू था। तीसरा, पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार दिया गया। चौथा, अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न क्रमांक 13, भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए? उत्तर, भाषा आधारित प्रदेश गठन से सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हुए। पहला, भाषाई आधारित राज्य बनने से भारत विघटन के संकट से बच गया। दूसरा, इससे राष्ट्रीय एकता प्रबल हुई। तीसरा, विभिन्न भाषा बोलने वालों को सम्मान मिला। चौथा, सबको अपनी भाषा व संस्कृति के विकास का अवसर मिला। प्रश्न क्रमांक 14, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई थी? उत्तर, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की शक्तियों में वृद्धि इस प्रकार हुई। पहला, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। तीसरा, कृषि के लिए सिंचाई योजनाएं बनी। चौथा, औद्योगिक विकास से कृषि का भार कम हुआ। प्रश्न क्रमांक 15, पहला आम चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत परिश्रम करना पड़ा, इसका उल्लेख कीजिए। उत्तर, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ। इस समय अधिकांश मतदाता निरक्षर और अल्पशिक्षित थे, इसलिए बहुत विचार कर मतदान की व्यवस्था की गई, जो इस प्रकार थी। पहला, मतदाताओं की सूची तैयार की गई। दूसरा, मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया समझाई गई। तीसरा, देश को मतदाताओं की संख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया। चौथा, उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित करने एवं निर्वाचन आयोग का गठन करने की आवश्यकता हुई। पांचवा, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उसके चुनाव चिन्ह के आधार पर मतपेटी बनाई गई। छोटे छोटे क्षेत्रों, ग्रामों एवं कस्बों में मतदान केंद्र बहुत कठिनाई से बनाए गए। प्रश्न क्रमांक 16, लोकतंत्र में बहुदल प्रणाली महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, लोकतंत्र में बहुदल प्रणाली के महत्वपूर्ण होने के कारण इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक दल की अलग अलग विचारधारा से जन जागृति उत्पन्न होती है। दूसरा, प्रत्येक दल को अपने वादों और इच्छा के अनुसार शासन में कार्य करने का अवसर मिल जाता है। तीसरा, सत्ता दल विरोधी दलों के भय से
निष्ठापूर्वक कार्य कर सकते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर हो जाते हैं। चौथा, बहुदल होने के कारण लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जनता प्रत्येक दल की कार्यप्रणाली से परिचित हो जाती है। सत्ता परिवर्तन को नई दिशा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 17, जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहाँ तक लाभप्रद रही? उत्तर, स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। इसमें मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुए वो इस प्रकार है। पहला, 200 लाख किसान परिवार जमींदारों के चंगुल से मुक्त हो गए। अपनी खेती का लाभ वे स्वयं लेने लगे। दूसरा, प्रत्येक किसान अपने द्वारा जोते गए खेत का मालिक स्वयं बन गया। उसे कर्ज भार से मुक्ति मिल गई। तीसरा, किसानों की आर्थिक दशा सुधर गई। बैंकों से ऋण लेने के कारण वे अपना विकास स्वयं कर सके। चौथा, किसानों पर लगान का मनमाना बोझ, इससे वे मुक्त हो गए। प्रश्न क्रमांक 18, पंचशील के सिद्धांत कब व किसके साथ हुआ? इसके सिद्धांत क्या है? लिखिए। उत्तर, पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच सन 1954 में हुआ। पंचशील के सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करेंगे। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। प्रश्न क्रमांक 19, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबों के पक्ष में कुछ निर्णय लिए, जैसे कृषि क्रांति, भूतपूर्व राजाओं को स्वतंत्रता के बाद दी जाने वाली अनुदान राशि की समाप्ति, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किसानों को ऋण की सुविधाएं देना। दूसरा, कांग्रेस का विभाजन। इस दौर में कांग्रेस पार्टी में विचारों के आधार पर दो भाग बनने लगे। एक जो गरीबों के उद्धार की रणनीति बनाने और गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर वे पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली और के कामराज के नेतृत्व वाली दो भाग में कांग्रेस बंट गई। तीसरा, बांग्लादेश युद्ध। पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध से त्रस्त होकर बहुत से पूर्वी पाकिस्तानी लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल हो गया। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बन गया। चौथा, आपातकाल। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 से 1977 तक की अवधि में आपातकाल लगाया गया। 1977 के चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस की नीतियों को नकारा गया और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी दलों को बहुमत दिया गया। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 20, शिरोमणि अकाली दल के आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? उत्तर, शिरोमणि अकाली दल आंदोलन की मुख्य मांगे इस प्रकार थी। पहला, संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जाए। दूसरा, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। तीसरा, सेना में सिखों को अधिक संख्या में भर्ती किया जाए। चौथा, पंजाब को भाखड़ा नंगल बांध से अधिक पानी दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया? उत्तर, हिंदू कोड बिल को तैयार करने में और इसे सदन में पेश करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन रूढ़िवादी हिंदुओं ने इस बिल का विरोध किया। अतः दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न क्रमांक 22, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया? उत्तर, सन 1917 से ही
कांग्रेस ने इस बात पर प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा ने 1948 में एक आयोग की नियुक्ति की, परंतु इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण किया गया तो राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। परंतु देश के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर आंदोलन चलने लगे। आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में तेलुगु राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद व्यापक हिंसा हुई, जिससे सरकार ने अक्टूबर 1953 में एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। फिर साथ ही तमिल भाषी राज्य बनाया गया। इससे अन्य राज्यों से भी ऐसी मांग उठने लगी। अतः सरकार ने विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसे इस प्रकार की मांगों पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। आयोग ने 1955 में सिफारिशें दी तथा भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग मान ली। इसके आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई तथा भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो गया। प्रश्न क्रमांक 23, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? उत्तर, 7वें दशक में कांग्रेस में मतभेद बढ़ने लगे थे। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच का रास्ता पर चलना चाहते थे। कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता इंदिरा गांधी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए सन 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार के गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली योजनाओं को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के कहने पर बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री गिरी के पक्ष में मतदान किया और वीवी गिरी जो है वो चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस में फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस दो भागों में बंट गई। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।